गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे चागोस द्वीप समूह के बारे में पूछा था कि चागोस द्वीप समूह किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण है। तो करेक्ट आंसर है इसका मॉरिशस और ब्रिटेन। दोस्तों, आपके सामने जो है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर का मैप खुला हुआ है। हिंद महासागर में भारत के दक्षिण की तरफ देखेंगे तो चागोस द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, तो हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह स्थित है और चागोस द्वीप समूह कभी मॉरिशस का भाग हुआ करता था और मॉरिशस कभी ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। 1965 में जब ब्रिटेन ने मॉरिशस को आज़ाद किया तो इसके द्वीप समूह यानी कि चागोस द्वीप समूह को अपने अधिकार में रख लिया, जिसके बाद से इन दोनों देशों के बीच में इस द्वीप समूह को लेकर के विवाद है। मॉरिशस आज भी जो है इस द्वीप समूह पर देखा जाए तो अपना अधिकार जताता है। ठीक है, और उसी के अगले साल यानी कि 1966 की बात है, यहाँ पे एक नाम पढ़े होंगे डियागो गार्सिया, जो कि चागोस द्वीप समूह का एक भाग है। 1966 में अमेरिका ने जो है ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया और इस समझौते के तहत डियागो गार्सिया को उसने जो है अपने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए छूट ले ली। ठीक है, तो इस डियागो गार्सिया पे देखा जाए तो अमेरिका का जो है वायु और नौसैनिक बेड़ा स्थापित है। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में जो कि इसके समय को बढ़ाया गया है कि कितने और वर्षों तक जो है अमेरिकी सैनिक इस डियागो गार्सिया पर अपने नौसैनिक बेड़े को ठीक है स्थापित रखेंगे। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए, हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो है चर्चा किया था। अब आते हैं आज के सेशन पे और हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार किन दो जगहों के बीच क्वांटम कुंजी वितरण लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? गाजियाबाद और लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी, प्रयागराज और विंध्याचल या फिर लखनऊ और दिल्ली। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में जो है क्वांटम कुंजी वितरण लिंक का सफलतापूर्वक जो है प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ पे देखा जाए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने की एक संयुक्त टीम ने देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से भी अधिक दूरी के क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। तो किसके द्वारा जो है DRDO और IIT दिल्ली के द्वारा ये विकसित किया गया था क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक, जिसका देखा जाए सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया कहाँ पे? प्रयागराज के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो यह तकनीकी सफलता उस क्षेत्र में पहले से उपलब्ध वाणिज्यिक ग्रेड के ऑप्टिकल फाइबर पर हासिल की गई है। यह तकनीकी सुरक्षा एजेंसियों को स्वदेशी प्रौद्योगिकी की बुनियाद के साथ एक उपयुक्त क्वांटम संचार नेटवर्क की योजना बनाने में समर्थ बनाएगी। आपको ये पहले सोचना चाहिए क्वांटम क्या है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीकी क्या है। तो दोस्तों, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीकी जो है वो क्यूबिक पे आधारित होता है। ठीक है, क्यूबिट पर आधारित होता है। और जैसा कि हम लोग जो क्लासिकल भौतिकी होती है, जो क्लासिकल फिजिक्स होती है, उसमें जो उपयोग किए जाने वाला बिट यानी कि 0 1 जिसमें हम अक्सर बाइनरी जो है नंबर इसको बोलते हैं, उससे ये अलग होता है। इस तकनीकी पे जिस तकनीकी यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीकी पर आधारित जो कुछ भी ट्रांसमिशन होता है, अगर उसमें कोई अवैध रूप से जो है पढ़ने का प्रयास करता है, जैसे किसी ने मैसेज भेजा और उसको किसी दो लोगों के बीच में ही वो मैसेज जो है जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई उसको इलीगल तरीके से पढ़ने की कोशिश करता है तो देखिए इस तकनीकी में देखा जाए तो एक परमाणु होता है जिसको फोटॉन बोलते हैं। तो परमाणु की जो स्थिति है ना वो प्रभावित होने लगती है, जिसके वजह से क्यूबिक का जो है क्यूबिट का मान अपने आप बदलने लगता है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो दो लोगों के बीच में मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा है, उसमें क्या एरर आने लगती है, जिससे कि जो दूसरे छोर पे बैठा व्यक्ति जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं उसको ये बात पता चल जाती है कि कोई अवैध तरीके से जो है ये एक तरीके से कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैसेज को पढ़ने की। क्वांटम कुंजी वितरण प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें जो है क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों के जरिए डेटा को सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जो कि पारंपरिक जो है गणितीय एल्गोरिदम वाली इंस्क्रिप्शन प्रणालियों में संभव नहीं है। तो एक तरीके से यह जो तकनीकी है वो अत्यधिक सुरक्षित संचार प्राप्त करने में मदद करेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये विकसित किया गया है DRDO IIT दिल्ली और इसका जो संचालन किया गया है, सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल भी एक तरीके से देखें। आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत इजराइल इनोवेशन ब्रिज का दूसरा संस्करण कहाँ आरंभ किया गया? मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली या फिर
बेंगलुरु। तो यहाँ पे देखा जाए तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत इजराइल इनोवेशन ब्रिज का दूसरा संस्करण आरंभ किया गया है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने बेंगलोर में भारत इजराइल इनोवेशन ब्रिज के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म सी कैंप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह निदेशक तसलीफ आरिफ सैयद और दक्षिण भारत में इजराइल के महावाणिज्य दूत जॉनथन जडक्का इस अवसर पे उपस्थित थे। इसके बारे में देखा जाए, इस ब्रिज के बारे में, तो भारत इजराइल इनोवेशन ब्रिज के दूसरे चरण के जरिए देखा जाए तो चिकित्सा और कृषि और चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में समन्वय तंत्र बनाया जाएगा। यह ब्रिज देखा जाए तो कॉफी की खेती, मिट्टी की गुणवत्ता और उपज के संरक्षण की दिशा में अनुभव प्रयास पर कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा भारत इजराइल इनोवेशन ब्रिज का दूसरा संस्करण कहाँ आरंभ किया गया? बेंगलुरु में। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापत्तनम, चेन्नई, हैदराबाद, जैसलमेर। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, विशाखापत्तनम में नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण शुरू हुआ है। तो भारतीय नौसेना का बहुदेशीय अभ्यास मिलन 2022 25 फरवरी से विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, बहुदेशीय यानी कि बहुत सारे देश जो हैं इस मिलन नौसेना अभ्यास में भाग लेते हैं और वर्ष 2022 का मिलन जो अभ्यास है ये 25 फरवरी 2022 से विशाखापत्तनम में शुरू हुआ है। इस अभ्यास को 2 चरण में किया जाएगा। पहला चरण जिसकी शुरुआत विशाखापत्तनम बंदरगाह से हुई है और ये 25 से लेकर के 28 फरवरी तक रहेगा। दूसरे चरण की शुरुआत जो है 1 मार्च से होगी, जो कि 1 से लेकर के 4 मार्च तक का होगा। भारत 2022 में देखा जाए अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा है और मिलन 2022 जो अभ्यास है इसका उद्देश्य देखिए क्या है, भारत और उसके मित्र देशों तथा भागीदारों को अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का यह अवसर होगा। मिलन 2022 का इस वर्ष शीर्षक क्या है? तो एक दूसरे के साथ मित्रता, मिलाप और परस्पर सहयोग करना। मिलन अभ्यास की बात करें, चूंकि एक बहुदेशीय द्विवार्षिक अभ्यास है, ध्यान रखिएगा द्विवार्षिक अभ्यास है और जिसे भारतीय नौसेना ने 1995 में अंडमान निकोबार कमान में आयोजित किया था। ठीक है, इसके स्थापना के बाद यह जो है इसका आयोजन वर्ष 2001 में, 2005 में, 2016 में और 2020 में जो है 20 को छोड़कर द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? वित्त मंत्री, नीति आयोग उपाध्यक्ष, वाणिज्य और उद्योग मंत्री या फिर रिजर्व बैंक गवर्नर। करेक्ट आंसर इज ए है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। इसके बारे में देखा जाए तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मुंबई में, ठीक है, कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका, इस बैठक का, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो बैठक हुई है 25वीं बैठक, जो कि मुंबई में आयोजित की गई थी और अध्यक्षता किया गया केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने अपने विभिन्न आदेश पत्रों और वैश्विक एवं घरेलू विकास के मद्देनजर उत्पन्न होने वाली प्रमुख मैक्रो वित्तीय चुनौतियों पर विचार विमर्श किया है। ठीक है, देखिए इस पे देखा जाए तो ये जो परिषद होती है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, ये सरकार ने जो है वित्तीय बाजार नियामकों के सहयोग से वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप सोच रहे हैं वित्तीय स्थिरता क्या है दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि जैसे अगर वित्तीय बाजार में अगर लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है, यानी कि वित्तीय जो है वित्तीय अस्थिरता रहती है, या फिर जिसे कह सकते हैं कि वित्तीय स्थिरता का नहीं होना, जिसकी वजह से जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको हमेशा रिस्क बना रहता है। तो रिस्क नहीं, कोई भी जो है इन्वेस्टर, अगर आपके बाजार जो है मार्केट में अगर वित्तीय स्थिरता नहीं रहेगी तो क्या कोई इन्वेस्टर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो कोई किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो इस तरह देखा जाए आर्थिक गतिविधियां जो है हम कम होने लगेंगी किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो कि यहाँ पे जो है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद जो है गठन किया गया था, ताकि विचार विमर्श करके ऐसी समस्या न उत्पन्न हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए ये जो वित्तीय स्थिरता जो है एक तरीके से ये जो परिषद है वो वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय में सुधार और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रणाली को संस्थागत बनाने और मजबूत करने के लिए इसका जो है इस परिषद का गठन किया गया था। यहाँ पे देखा जाए परिषद ने वित्तीय
क्षेत्र में और विकास तथा व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ एक समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 25वीं जो है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक हुई है मुंबई में। अध्यक्षता श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। बैठक में देखा जाए तो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी मौजूद थे। ठीक है, आप जो है शक्तिकांत दास जी वहाँ पे मौजूद थे। आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से किस वर्ष तक मुख्य वित्तीय सेवा समाधान लागू करने का निर्देश दिया है? तो 2023 तक, 2024 तक, 2025 तक या फिर 2026 तक। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, 2025 तक जो है आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जो है मुख्य वित्तीय सेवा समाधान लागू करने का निर्देश दिया है। इसके बारे में देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक ने निश्चित श्रेणी के तहत आने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बुनियादी वित्तीय सेवा समाधान 30 सितंबर 2025 तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे बैंकों के लिए कोर बैंकिंग समाधान की व्यवस्था करना है। ठीक है, आरबीआई ने निर्देश दिया है कि 10 और उससे अधिक सेवा केंद्रों वाली एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मिडिल लेयर और एनबीएफसी अपर लेयर के अंतर्गत आने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनिवार्य रूप से बुनियादी वित्तीय सेवा समाधान कोर बैंकिंग फाइनेंशियल सोल्यूशन उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है जो आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से 2025 तक मुख्य वित्तीय सेवा समाधान लागू करने का निर्देश दिया है। आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे डिश टीवी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? विराट कोहली, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी या फिर रोहित शर्मा? करेक्ट आंसर इज बी है, ऋषभ पंत। ठीक है, तो क्रिकेटर ऋषभ पंत को डिश टीवी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा किया है। डिश टीवी इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। पंत यानी कि ऋषभ पंत अगले 2 वर्षों के लिए ब्रांड के 360 डिग्री संचार में शामिल होंगे। ठीक है, तो डिश टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा किया गया? ऋषभ पंत को। ठीक है, अगला है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने किस योजना के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? अटल पेंशन योजना, बालिका समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फिर मनरेगा? करेक्ट आंसर इज डी है, मनरेगा के लिए देखा जाए तो लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के तहत देखा जाए तो ई गवर्नमेंट की दिशा में यह एक कदम है और पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित कराने में सहायक रहेगा। तो मनरेगा के तहत जो पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित कराने के लिए ये ऐप देखा जाए तो काफ़ी सहायक रहेगा। इस ऐप के बारे में बात किया जाए तो यह ऐप राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित भौतिक, डिजिटल व संचार माध्यम जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोकपाल द्वारा शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए विकसित किया गया है। आपके दिमाग में ये आना चाहिए लोकपाल क्या है। देखिए लोकपाल जो होता है ना, लोकपाल की बात करें तो ये एक तरीके का अधिकारी होता है जिसको देखा जाए जो है सरकार जो है वो नियुक्त करती है। ठीक है, और सरकार के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है और यह जो है किसी भी व्यक्ति की, किसी कंपनी हो, वित्तीय संस्थान हो, व्यवसाय हो, संगठन हो, विशेष रूप से सरकारी विभाग या सार्वजनिक संस्थाओं के खिलाफ जो है शिकायतों की जांच करने के लिए और इससे या तो मध्यस्थता की प्रक्रिया से या सिफारिशें देकर हल कराने का प्रयास करती है। क्योंकि आपने लोकपाल देखा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोकपाल जो है, लोकपाल का गठन जो है किस अधिनियम के तहत किस वर्ष किया गया था। ठीक है, और प्रथम लोकपाल जो है वो कौन है भारत के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे और साथ ही साथ मुझे मनरेगा के बारे में बताइए। देखिए यहाँ से मैं 2 प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ लोकपाल से संबंधित और दूसरा आपका मनरेगा। ठीक है, मनरेगा को जो है सरकार के द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था, क्योंकि शुरुआत में इसका नाम नरेगा था और इसे किस वर्ष जो है इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कर दिया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगले प्रश्न बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है?
राकेश शर्मा को, महेंद्र प्रताप सिंह को, रमेश शर्मा को या फिर दिग्विजय उपाध्याय को? करेक्ट आंसर इज ए है, राकेश शर्मा को आईडीबीआई बैंक का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो है पुनर्नियुक्त किया गया है फिर से एक बार। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मार्च 2022 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने का फैसला किया है। बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में राकेश शर्मा की पुनर्नियुक्ति को बैंकिंग नियामक रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को की मंजूरी भी मिल गई। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मंजूरी भी दे दिया गया है इनके, यानी कि आईडीबीआई बैंक के जो एमडी और सीईओ ये पुनः जो है ये पहले से इस पद पे थे और इनके फिर से इनके कार्यकाल को जो है एक तरीके से देखा जाए इनको पुनः इस पद पर फिर से नियुक्त करने का फैसला लिया गया है, जिसको आरबीआई की मंजूरी भी मिल गई है। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो उसका मालिक देखिए जो है जीवन बीमा निगम है और इसका जो है मुख्यालय देखा जाए तो मुंबई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान पर, ठीक है माफ करिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देवात्यनम भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक लंबी यात्रा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है? गया, हम्पी, सांची या फिर उज्जैन? करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में शुरू हुआ है देवत्यनम भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक लंबी यात्रा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया है। इसके बारे में देखा जाए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देवत्यनम भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक लंबी यात्रा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। यह सम्मेलन देखा जाए 2 दिवसीय सम्मेलन था और इसका आयोजन कर्नाटक के हम्पी में किया गया। सम्मेलन की शुरुआत देखा जाए 25 फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। इसे देखा जाए जो है इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है और यहाँ पे उद्घाटन सत्र में देखा जाए तो इसका जो उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया था पट्टाभिराम मंदिर जो कि हम्पी में स्थित है वहाँ किया गया था। इस सम्मेलन में देखा जाए सम्मेलन के दौरान प्रख्यात विद्वान, ठीक है, जो भारत से संबंधित जो इतिहास से संबंधित जानकार थे, प्रख्यात विद्वान भारत के महान मंदिरों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किए। स्पेशली देखा जाए तो इस सम्मेलन का जो कि द्विदिवसीय सम्मेलन था जिसका नाम देखा जाए तो देवात्यनम भारतीय मंदिर वास्तुकला की लंबी यात्रा विषय पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था कि सम्मेलन का मुख्यतः उद्देश्य है जितने मंदिर की जो दार्शनिक है, जो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार विमर्श करना और साथ ही साथ ये देखा जाए तो नागर, ठीक है, ये देखिए मंदिर वास्तुकला की शैली है नागर शैली जो कि उत्तर भारत की, दक्षिण शैली में, दक्षिण भारत में देखा जाए तो यहाँ पे द्रविड़ शैली होता है, ठीक है, बेसर शैली एक है। तो यहाँ पे नागर, बेसर, द्रविड़, कलिंग और अन्य जैसी जो मंदिर वास्तुकला की जो विभिन्न शैलियाँ हैं उन विभिन्न शैलियों की वृद्धि और विकास पर एक संवाद शुरू करने का इरादा भी जो इसमें व्यक्त किया गया था कि इन सब शैलियों का जो कि मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित जो शैली हैं इनका विकास किया जाए। इन सब के उद्देश्य से जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, हम्पी में किया गया था, कर्नाटक के हम्पी में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अंतिम प्रश्न है कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है? 8.1, 8.2%, 8.3% या फिर 8.4%? करेक्ट आंसर इज डी, 8.4% जो है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, माफ करें 2023 में भारत की विकास दर का अनुमान जो है लगाया गया मूडीज़ के द्वारा। चूंकि इस अनुमान को बढ़ाया गया है, पहले ये कम था, तो मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2022-23 के भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपनी पहली विकास दर की भविष्यवाणी को पहले से 7.9 से बढ़ा करके 8.4 कर दिया, यानी कि 0.5% बढ़ा दिया है यहाँ पे देखा जाए तो। ठीक है, तो पहले जो है इसने मूडीज़ ने देखा जाए तो पहले जो है अनुमान लगाया था वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का 7.8, जिसको बढ़ा दिया गया है 8.4 कर दिया गया है। तो ये भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है, मतलब एक तरीके से राहत की बात है। भारत की वृद्धि दर के अनुमान के साथ ही मूडीज़ ने यह भी कहा है कि तेल की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति के पक्ष में बाधा ग्रोथ की राह में रोड़ा भी बन सकता है। चूँकि अनुमान ये भी लगाया गया कि अगर तेल की कीमत बढ़ती है और तेल की आपूर्ति के पक्ष में किसी तरह का बाधा आती है तो ये जो भारत की जो आर्थिक विकास दर है उसमें जो है उसमें किसी भी तरह का रोड़ा वो आ सकता है। और इसी के साथ साथ जो फिचिंग जो यहाँ पे जो फिच अन्य जो रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने देखा जाए भारत की जो वित्त वर्ष 2023 के लिए जो विकास दर अनुमान लगाया था वो 10.3% पे जो वृद्धि उसने अनुमान लगाया था और वो अपने पहले के पूर्वानुमान को बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसने अपना कोई चेंज नहीं किया फिच ने, जो कि 2023 के लिए भारत की जो है भारत की अर्थव्यवस्था का जो विकास दर देखा जाए तो
10.3% पे लगाया था, और यहाँ पे मूडीज़ देखा जाए तो 8.4% पे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में, जिसमें क्वेश्चंस ऑफ द डे में हमारा है कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का गठन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, उस समिति के नाम बताइए और साथ ही साथ बताइए किस वर्ष जो है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो बाकी दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। और एक जो आप लोगों का जो मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि जो यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल को हम मंथ के एंड में जो है यूपी स्पेशल की क्लास हो जाती है एक साथ, हम यूपी स्पेशल को वहीं पे कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो कि आप लोग का एग्जाम काफ़ी पास आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक्स पोर्शन पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, अपने रिवीजन भी स्टार्ट कर लीजिए। और बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है उसका जो है लिंक आपको वो जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है डिकोड एग्जाम के, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।